मित्रों, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सॉल्व कर रहे थे आपके YCT यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो रिलेटेड है जीएस के इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन से। उसके कुछ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करीब सॉल्व किए थे, उसके आगे के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। आज मैंने कोशिश की है कि आपको बड़ा बड़ा दिखे, क्वेश्चन ढंग से समझ में आए। पहला दिन था वो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी क्वेश्चन में, लेकिन अब नहीं दिक्कत होगी। अब क्वेश्चन देखिए, आप आराम से पढ़ ले रहे होंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, नीचे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विशिष्ट उत्तरदायित्व को दर्शाते हुए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अनेक भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। उन भूमिकाओं में क्या क्या है? तो इसमें देखिए, पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण करना, एकदम सही बात है। इनका वित्त पोषण करना, ये भी एकदम सही बात है। चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वय कोऑर्डिनेशन करना, ये भी एकदम सही बात है। उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न आपूर्ति, खाद्यान्न का इससे कोई संबंध नहीं है। क्षुधा शून्यता, भूख से भुखमरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ग्रामीण अंचलों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत शामिल करना, ठीक है, ये सब इसके ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपका एक ए सही है। 1 2 3 1 2 3 देखिए और 6, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। तो क्वेश्चन करते समय आप ध्यान रखिए कि चीजों को पढ़िए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। तो ध्यान रखिए, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है तो खाद्यान्न से रिलेटेड नहीं है, तो खाद्यान्न वाले ऑप्शन अपने आप हटा दीजिए। जरूरी नहीं आपको आपने इसको पढ़ा हो, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज कीजिए और सही से आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव है? पहला, आकाश से आने वाली कॉस्मिक विकिरण को वायुमंडल की गैसें अवशोषित करती हैं। दूसरा, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को समताप मंडल में ओजोन गैस अवशोषित करती है। तीसरा, पृथ्वी की सतह से अवरक्त किरणों को वायुमंडल में गैसें अवशोषित करती हैं। और चौथा, धूल की कणों को पृथ्वी की सतह पर अवशोषित सूर्य से। अब देखिए, मैंने उस दिन ही बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा तो उसका ओजोन से कोई मतलब नहीं है। पहले चीज जान लीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है सन से आने वाले रेडिएशन जो छोटी छोटी तरंग दैर्घ्य के रूप में आते हैं, रात को रेडिएशन वापस जाता है लंबी लंबी तरंगों के रूप में, उसको क्या कहता है, हमारा एटमॉस्फेयर चारों तरफ से घेर लेता है और बहुत कम विकिरण बाहर जा पाता है। और इसी विकिरण के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर एक निश्चित तापक्रम पे बना रहता है। और इसीलिए जितने आठों के आठों सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, उसमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। उसका रीजन है, अगर ऐसा ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, तो पृथ्वी का टेम्परेचर चला जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पर जीवन संभव नहीं है। तो हमेशा पृथ्वी की सतह से अवरक्त विकिरण को वायुमंडल गैसें अवशोषित करती हैं। ठीक है, तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, the annual range of temperature in the interior of the continents is high compared to coastal areas. What are the reason? देखिए, क्वेश्चन सुनते ही समझ जाइए कि तटवर्ती क्षेत्रों में जो तापक्रम है वो सामान्य बना रहता है, जबकि इंटरनल क्षेत्रों में तापमान का अंतर, वार्षिक अंतर बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन है, देखिए, पानी न जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है। तो जो कोस्टल एरियाज आते हैं वहां रात में और दिन में समुद्री सीर और समुद्री समीर जिसे बोलते हैं वायु चलती है। तो जो हवा पानी के ऊपर से आएगी वो क्या करेगी, एटमॉस्फेयर को ठंडा रखेगी, और रात में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो ना पानी ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है। तो तटवर्ती क्षेत्र का टेम्परेचर जल्दी ना बदलता है, सामान्य रहता है। जबकि आप देखते हैं मिडिल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ठंड में बहुत कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर है भूमि और जल के बीच का तापीय अंतर। ये बात एकदम सही है। कूट ओनली वन, महाद्वीपों और महासागरों की तुंगता, इससे नहीं मतलब है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर नहीं, और हैवी रेन इन द इंटीरियर नहीं। बस एक ऑप्शन, मेन ऑप्शन यही है, ए आंसर होगा इसका। ठीक है, समुद्री समीर और स्थलीय समीर जो समुद्रों पे चलती है, वो ज्योग्राफी में, ये जब आपको भारत का भूगोल या वर्ल्ड भूगोल पढ़ाया जाएगा, जब हवाएं पढ़ाई जाएंगी, तो उसमें ढंग से इन चीजों को बताया जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए, पानी जहां अधिक मात्रा में रहेगा उसके अगल बगल टेम्परेचर पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा स्थल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन के प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? पृष्ठीय ओजोन से जो प्रभावित है वो क्या है?
प्रतिशीतल और वायुकुलन। नॉर्मल सी बात है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सारी चीजें फ्रीऑन गैसें, ये सारी गैसें जो निकलती हैं मेनली कहाँ से निकलती हैं? फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से। क्लोरोफ्लोरो और सीएफसी का एक अणु लगभग 6 लाख ओजोन के अणुओं को खराब करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, प्रशीतन और वातानुकूल। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखिए जो ठंडे करने वाले पदार्थ है ना, जैसे फ्रिज हो गया, आपका एसी हो गया, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी निकलती है। ठीक है, हालांकि मेथेन एटमॉस्फेयर को ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, लेकिन ओजोन को सबसे अधिक नुकसान सीएफसी पहुंच जाती है। तो यहाँ ओजोन से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न से किसके संदर्भ में है? देखिए, आम व्यक्तियों की त्रासदी, आम जो पीपल है उसको क्या क्या समस्या हो सकती है? त्रासदी, जहरीली गैस फैलने के कारण हुए नुकसान से संबंधित दुखद घटना, गरीब लोगों की दुखद स्थिति, नवीनीकरण, निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। आम व्यक्ति को सबसे बड़ी समस्या इसी से, ठीक है, नवीनीकरण, निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। तो ये क्षय होते जा रहे हैं, आज नहीं कल इतना ज्यादा क्षय हो जाएगा कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये सबके साथ समस्या होगी, एक आदमी के साथ समस्या नहीं है, सबके साथ समस्या है। गरीबी की समस्या सबके साथ नहीं है, ठीक है ना। जहरीली गैस फैलने के कारण, तो ये किसी, मान लीजिए आप कहीं पे क्या कहते हैं, कोई फैक्ट्री है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई, तो वहां भोपाल के लोगों को समस्या हुई ना, पूरे देश को समस्या थोड़ी हो गई। तो पूरे देश को समस्या जब नवीनीकरण, निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय होगा तब होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? देखिए, ईंधन बैटरी चालित वाहन, बार बार बात हो रही है कि हमारा भविष्य का ईंधन क्या है? भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ईंधन बैटरी चालित वाहन में किसके दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है? हमेशा याद रखिए, हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, ये भी इसके साथ याद रखिए, ठीक है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गई, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गई, और मीथेन CH4 हो गई, है ना। तो इसमें सही आंसर हमेशा क्या होता है? हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, इसके साथ साथ आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक देखने की कोशिश कीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, है ना। टाइम पे आइए, आप भी ऑनलाइन रहिए, ऑनलाइन क्वेश्चन पूछिए हमसे, कोशिश ये रहेगी, तो आप लोग ढंग से चीजों को समझेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट चैनल पे। उसके अलावा वाईसीटी माध्यम की जो किताबें हैं, वहां व्याख्या समेत आपको इनका आंसर मिल जाएगा, व्याख्या समेत इनका आंसर मिल जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। देखिए, सारे क्वेश्चन जो आए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2013 में आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ एक भी क्वेश्चन बनावटी नहीं है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आयोग जिस हिसाब से चीजों को पूछता है वो दिया गया है, तो आप इनसे जब सॉल्व करेंगे, इनकी व्याख्या पढ़ेंगे, तब क्वेश्चन की गहराइयां आपको समझ में आएंगी और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है? नहीं है, ठीक है ना। देखिए, धरती के जैव विविधता में उसका योगदान, ये तो संबंध ही है बायोडाइवर्सिटी में। दूसरा, धरती और वायु के तापमान, नमी, अंगभूत तत्व तथा परवक्ता को समायोजित करने की उनकी क्षमता नो डाउट है, इसीलिए इन्हें धरती का फेफड़ा बोला जाता है। ब्राजील के जंगलों को धरती के ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलन कायम रखने में उनकी अहम भूमिका है, क्योंकि पौधे हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको जब बाहर निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए आवश्यक है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है, तो इसका मतलब ओजोन की सतह का छींट से पौधों से कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, जेआरएफ 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? एकदम देखिए, एक चीज आपको इन्वायरमेंट से आपको समझ में आई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर, इसके पीछे तो पड़ा ही रहता है आयोग, है ना। तो इस पे जरूर ध्यान देना है। इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ था, क्योटो प्लान क्या हुआ था, ये सब आपको रट लेना है, ठीक है ना। कार्बन की उपस्थिति के हिसाब से, ठीक है ना, कार्बन टैक्स जो लग रहा है, इस सब चीजों के बारे में आपको एकदम कायदे से इन्वायरमेंट में पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है? देखिए, इसमें
बहुत सारी गैसें हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इन सब की आयु बदलती रहती है, ठीक है ना। लेकिन चेंज ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये बहुत समय तक नहीं रह पाती है, ये नाइट्रेट में बदल जाती है, एसिड रेन के रूप में, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के रूप में इसकी वर्षा हो जाती है। तो इसमें कई की उम्र कई ज़्यादा है, कई की कम है, CFC चली जाती है, ओजोन लेयर पे लग जाती है, सबकी आयु अलग अलग है। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि आते नहीं है, कभी कभी अचानक इन्होंने पूछ लिया है, क्योंकि आप गैसों की आयु तो याद नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल आ जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये पानी के साथ HNO3 बना के नाइट्रिक अम्ल के रूप में बरस जाती है। तो इसका आंसर होगा क्या, डी। आप मीथेन की आयु तो मालूम नहीं करेंगे, है ना, इतना GS थोड़ी पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट इतना थोड़ी पढ़ेंगे कि गैसों की आयु भी पता कीजिए, लेकिन नॉर्मल आप जाने रहिए कि ये एसिड रेन के रूप में बरस जाती है, तो इसकी आयु थोड़ा सा कम है और लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दलदल नमी वाला जो स्थल होता है, ठीक है ना, जो लैंड होता है, और ये जो नमी वाले स्थल होते हैं, इसमें आपको रामसर सम्मेलन याद रखना है। रामसर सम्मेलन वेटलैंड के लिए ही हुआ था, उसकी बात हो रही है, वेटलैंड की। दलदल एक नम प्रदेश है जो पानी प्राप्त करता है निम्न से। तो JRF नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, दलदली स्थल कौन सा होता है जो समीपस्थ जल निकाय से पानी प्राप्त करता है, समीपस्थ जल निकाय से पानी प्राप्त करता है, जिसके कारण जैसे तराई वाला रीजन हो गया, ठीक है ना, तो ये हमेशा वेट बना रहता है। जैसे उड़ीसा झील, चिल्का झील के अगल बगल नंदन कानन वाला एरिया हो गया, इस तरह ब्रह्मपुत्र के अगल बगल वाले एरिया हैं, तो वो वेटलैंड हो जाते हैं। हमेशा नमी इतनी ज़्यादा बनी रहती है, थोड़ा बहुत पानी भी भरा रहता है, तो समीपस्थ जल निकाय से ये पानी हमेशा इंपोर्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा समीपस्थ जल निकाय, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन UGC नेट JRF जून 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इन बातों का ध्यान रखिए आप हमेशा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है। देखिए सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है, UGC नेट JRF दिसंबर 2009 में पूछा गया है। परिवहन क्षेत्र से, सीमेंट संयंत्र से, वस्त्र उद्योग से, रासायनिक उद्योग से। देखिए सतही ओजोन जो होती है वो परिवहन क्षेत्र है, एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार परिवहन क्षेत्र है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो सतही ओजोन सबसे अधिक किससे पैदा होती है, परिवहन क्षेत्र से, ठीक है। इसका आंसर है समीपस्थ जल निकाय, और इसका आंसर है आपका परिवहन क्षेत्र, ठीक है। और ये JRF दिसंबर 2009 का पेपर है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोगों को पूरा प्रयास यही है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब आप बुक देखेंगे इसकी, तब बुक में आपको समझ में आएगा, इन सब की चारों की व्याख्या लिखी है, रीजन दिया गया है कि इसका आंसर ये क्यों होगा। आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके 120 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, और आपको चीज़ें भी मालूम चलेंगी। आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बुक है जिसमें आए हुए क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए इन्वायरमेंट के बारे में आपके दिमाग में पहल बन जाएगी। हालांकि आप YouTube पे देख रहे हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे तो चीज़ों को यहाँ से वहाँ से और चीज़ें समझ में आपको आएंगी। आप बस साथ में जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में धुएं का उठना निर्भर करता है। देखिए धुआं जो उठता है, धुआं कोयला जलाया जाता है, कोयला जलाया जाता है, तो आपको मालूम है पावर प्लांट से क्या मिलती है, फ्लाई गैस। क्या बोलते हैं उसको, फ्लाई गैस। फ्लाई गैस पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण, ग्रेन्यूअल पॉल्यूशन, जो कण इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो वो जो इकट्ठा हवा में छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें ये पावर प्लांट से निकलते हैं। कोयले को जलाने से फ्लाई गैस निकलती है, क्योंकि गैसें SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वो तो निकल ही रहा है, लेकिन ग्रेन्यूल भी निकलते हैं। तो वो ग्रेन्यूल अगर एग्जॉस्ट गैसों का वेग, वातावरण, स्थायित्व और वायांसी, ये सारी चीजें लगी हुई है, तो धुएं का उठना निर्भर सब चीजों पे करता है, ठीक है। अगर एग्जॉस्ट गैसों का वेग कम रहेगा तो धुआं कम निकलेगा, और अगर इनका वेग अधिक रहेगा तो वेग के साथ जो फ्लाई गैस के कण है वो भी चारों तरफ फैल जाएंगे। तो इसमें तीनों आंसर आपके सही हैं, 1 2 3, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका C, D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो
ताजमहल पर मुख्तलिफ निम्नलिखित से किसका प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है। देखिए ताजमहल संगमरमर का बना है, शाहजहां ने बनवाया है, ये आप लोगों को मालूम है, अपनी वाइफ मुमताज महल के नाम पे बनाया है। और ये जो ताजमहल है ये बना है संगमरमर का, और जो मार्बल है वो क्या होता है, कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, CaCO3 का। और इस संगमरमर पे जब मथुरा में चलने वाली रिफाइनिंग जो पेट्रोल साफ करती है वहां से SO2 गैस चलती है, और ये इस SO2 गैस पे जब पानी पड़ता है तो वाटर के साथ मिलके ये बना लेती है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जब चूने पे गिरता है तो चूने को गलाने लगता है, मतलब संगमरमर पे पड़ेगा तो उसको पीला करने लगेगा, मतलब उसको खराब करने लगेगा। जैसे एसिड आप बाथरूम में डाल देते हैं तो क्या होता है, पीला पीला हो जाता है, उसी तरह ये चूने को गलाने लगता है, मतलब संगमरमर को गलाने लगता है। तो क्या होगा, संगमरमर गलने लगेगा और उसमें पीले पीले स्पॉट पड़ने लगेंगे। तो मथुरा रिफाइनरी से जो निकलता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा, देखिए एसिड रेन के लिए दो गैसें जिम्मेदार है, एक तो NO3 अभी बताए, NO2 तो जो बना लेती है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और एक सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन के लिए दो गैसें हमेशा याद रखिए आप, ये एग्जाम में हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप है। अब देखिए SO2 को पहचानने के लिए बहुत सारे पादप यूज किए जाते हैं, लेकिन मेनली यूज किया जाता है लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक, फंगस, एल्गी और फंगस का सही संयोजन है। एल्गी भोजन बना सकता है, ग्रीन होता है, जबकि जो फंगस होता है वो खाना नहीं बना सकता। तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं, फंगस रहने के लिए घर देता है और एल्गी उसको भोजन प्रदान करता है। तो उसका जो लाइकेन होता है, लाइकोन अगर क्या कहते हैं जहां लगा दिया जाता है, अगर वहां सल्फ्यूरिक गैस है तो लाइकेन विकसित नहीं होगा। उसी तरह काई और शैवाल, शैवाल होना चाहिए, यहाँ शैवाक लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिए, शैवाल। तो काई और शैवाल और श्वेत व्हाइट पाइन, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन में नहीं पनपते हैं। तो ये पहचान होती है, अगर आपने वहां लगा दिया और कुछ दिन में मुरझा जा रहा है तो इसका मतलब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतही ओजन में निर्मित कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सतही ओजन में निर्माण में कौन मुख्य योजना निभाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड। तो ओजोन लेयर में अब ओजोन जो गैस होती है उसके निर्माण में सन की लाइट की तो आवश्यक है, वो भी ओजोन लेयर को तोड़ती है, प्लस ऑक्सीजन के अणु क्या कहते हैं O3 मिलाते हैं। तो इसका सही आंसर A, B कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये तो एकदम ही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, A, B, C। और यहाँ होना चाहिए था, ये इन्होंने यहाँ भी टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक की है, उन चीज़ों को आप समझ लीजिए। यहाँ CD है, यहाँ DD है ना, ये दो ऑप्शन सेम हो गए हैं। तो यहाँ ABCD ये D होना चाहिए, यहाँ BB हो गया है, ये D होना चाहिए। तो मतलब चारों, कुल मिला के ABCD जहाँ आंसर रहेगा वो आप मारिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इन बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस ये समझिए सतही ओजन के निर्माण में सब गैसें लगभग सहायक है, सबका कहीं ना कहीं योगदान है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता। ये देखिए एक बार फिर आ चुका है, फिर आया है। ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता जो होती है क्या, उसमें पोषक तत्वों का हमेशा अभाव रहता है ना। ठंडी सतहों पर पाई जाने वाली जो झीलें होती हैं वो क्या होती हैं, ओलिगोट्रॉपिक होती हैं। ओलिगोट्रॉपिक का मतलब है कि उसमें ठंडे, देखिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी, जैसे चिल्का झील हो गई, जैसे केरल की वेम्बनाड झील, इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। और जहाँ बायोडाइवर्सिटी कम होती है उसी जगह को बोलते हैं ओलिगोट्रॉपिक। तो यहाँ पे पोषकों का हमेशा निम्न स्तर रहता है, पोषकों का निम्न स्तर रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, क्योंकि साल में एक दो बार ही, वरना ठंड में ये जम जाती है,
गर्मियों में ही थोड़ी बहुत काई और फंगस पड़ते हैं। तो इसका मतलब पोषकों का बहुत निम्न स्तर यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अनुकूल भवन ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? देखिए, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है कि जो पॉल्यूशन ना फैलाए, किसी तरह का पॉल्यूशन ना फैलाए, या क्या कहते हैं, जैविक पदार्थों का यूज करे, है ना, नवीनीकरण साधनों का, जैसे लाइट है तो सोलर सिस्टम से प्राप्त करे, पानी है रेन शैडो से प्राप्त करे, ये चीजें हैं, कम से कम बिजली का क्षय करे, तो बहुत अधिक, तो न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करता है, एकदम सही बात है। अपशिष्ट सृजित करता है, ये भी एकदम सही बात है। बहुत अधिक जल की खपत करता है, ये एकदम गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, ये सही है। स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है, ये भी सही है। तो इसमें देखिए थर्ड जिसमें ना हो वो सही आंसर होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ है इसमें? न्यूनतम ऊर्जा, एकदम सही बात है। और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, ये भी सही बात है। और फिफ्थ, स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है, तो इसका आंसर इसके हिसाब से क्या होगा? बी होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। हो सकता है कई ऑप्शन हल्के फुल्के सही हो रहे हैं, लेकिन जब ऑप्शन आप देखेंगे तब देखेंगे ना कि क्या क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसी पे मारेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। देखिए, ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं वो आए हुए क्वेश्चन, इनकी व्याख्या समेत, रीजन समेत चीजें किताबों में लिखी हुई हैं। जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो चीजों को समझेंगे। इसके लिए आपको वाईसीटी का ऐप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे भी किताबें आपको उपलब्ध हो जाएंगी, है ना, पीडीएफ फाइल के रूप में, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप बाजार से, मार्केट से, या फ्लिपकार्ट से, या किसी के थ्रू हमारी किताबें मंगा सकते हैं और आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित भूमि का वनारोपण के अंतर्गत लाया गया है? तो ऐसे तो ये डाटा है ना, इस समय जो डाटा हरित भवन में है 6 हेक्टेयर है। इसमें ज्यादा वर्क नहीं करना, ये डाटा वाइज क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। 6 मिलियन हेक्टेयर है। हरित भारत मिशन में कितनी जमीन लाई गई है? 6 मिलियन हेक्टेयर। बस इतना याद रखिए, ये याद करने वाला डाटा है, इसमें कोई उस तरह का नहीं है कि इसकी व्याख्या बताई जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन कच्छ वनस्पति की विशेषताओं को सुरक्षा घेरे में प्रतिबंधित करता है? कच्छ वनस्पति का मतलब आप समझ लीजिए गुजरात वाले हिस्सों में पाई जाने वाली मैंग्रोव वन। गुजरात में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ना, तो वो कच्छ वनस्पति है। अगर सुंदरवन जो है वो भी मैंग्रोव वन है, और कच्छ में भी पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव वन है। तो कंद वनस्पति वाले वृक्ष लंबे और छतनार होते हैं। कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष से खाद्य वस्तुएं और दवाएं प्राप्त होती है? नहीं। कच्छ वनस्पति का दलदल मानवीय रियाज के समूह से अलग करते हैं, ये सबसे सही आंसर है। और कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष दुर्बल तटरेखाओं की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को जोड़कर रखते हैं। तो अगर समुद्र से आने वाली सुनामी और ये सब चीजें हैं, कम इफेक्ट डालेंगी उन क्षेत्रों में। तो इसका सबसे सही आंसर जो होगा डी आंसर होगा। इसका सबसे सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? डी आंसर होगा। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए, आपको सही सब लग रहा है, लेकिन सबसे सही जो आंसर है वो आंसर क्या है? डी है। तो इसका आंसर डी होगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन यूजीसी में पूछा गया है। यहाँ पे केवल उन्हीं क्वेश्चनों की बात हो रही है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं, जिनके आने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, वाष्पशील जैव यौगिक बीओसी के बारे में निम्नलिखित से कौन से सदस्य? इनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है, ये प्रकाश रासायनिक धूमकणा स्मोक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, ये तीनों काम करते हैं। इनके कारण एसिड रेन भी होती है, कैंसर तो होता ही है, और स्मोक सबसे ज्यादा कारण है स्मोक का। तो इसमें चूंकि साथ में दिया है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। अगर एक आता तो आप ये मारते, प्रकाश रासायनिक ध्रुव गहरा, स्मोक। स्मोक का मुख्य कारण वाष्पशील पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आ रहा है, पुनरीकरण ऊर्जा कार्यक्रम मूलभूत उद्देश्य, है ना। तो ऊर्जा के संशोधनात्मक और भविष्य सूचक, नैदानिक और मूल्यात्मक, निवारक और सुधारात्मक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? निवारक और सुधारात्मक। शिक्षणात्मक एवं अन्वेषणात्मक, यह आपके शिक्षा से भी रिलेटेड है, पर्यावरण की जो शिक्षा है उससे। तो संशोधनात्मक और भविष्य सूचक, ठीक है।
तो ये जो पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा कार्यक्रम है, इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि भविष्य में जो ये ऊर्जा है ये हमारे किस काम आएगी, कितने समय तक इसको चलाया जा सकता है, ठीक है ना। तो नवीनीकरण ऊर्जा के साथ ये ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो, तो यहाँ पे संशोधन करने की संशोधनात्मक और भविष्य सूचक की ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर होना चाहिए। निवारक और सुधारात्मक भी है, लेकिन निवारक साथ में लिख दिया गया है इसलिए उतना सही नहीं है, लेकिन सही ऑप्शन होगा संशोधनात्मक और भविष्य सूचक होना चाहिए, ठीक है। और भी चीजें इससे रिलेटेड है, जब आप लोग को पुनर्नवीकरण ऊर्जा के बारे में पढ़ाएंगे तब चीजें बताएंगे, तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसका आंसर क्या है, हालांकि व्याख्या में आप देखेंगे तो इतना विस्तृत लिख दिया गया है कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आंसर भी समझ में आ जाएंगे, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज द अंडरगोइंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डिक्रीज फर्स्ट। मानव जनसंख्या जिसमें जननांकीय परिवर्तन हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, मृत्यु दर का कम होना, नॉर्मल सी बात है। चिकित्सा का सुधार होना, मृत्यु दर का कम होना। पहले क्या होता था, हैजा हुआ पूरा गांव मर गया, है ना, प्लेग फैला पूरा गांव मर गया। आज कोरोना जैसे त्रासदी पहली, तब भी चिकित्सीय सुविधा की वजह से ही हम लोग जीवित खड़े। पहले पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा देश समाप्त हो जाता था बीमारियों के लिए। तो हमारी मृत्यु दर कम हुई है, और मृत्यु दर हुई कम हुई है तो जनसंख्या बढ़ी है, तो इसका आंसर तो एकदम आसान सा है। जन्म दर पहले भी बहुत ज्यादा थी लेकिन मृत्यु दर ज्यादा थी, है ना। अब जन्म दर सामान्य है लेकिन मृत्यु दर कम हो गई है, तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए ये आंसर एकदम करेक्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए सही क्रम में अनुक्रम कीजिए। तो देखिए, बढ़ते हुए सही क्रम में, तो बढ़ते हुए अगर पिट की बात करें, प्लांट की बात, सॉइल ऑर्गेनिक की बात करें, जीवाश्मिक ईंधन की बात करें, तो इसमें फॉसिल फ्यूल पिट, तो इसमें सबसे मेन तो पिट है, ठीक है, तो 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 प्लांट पौधे हैं, फिर क्या है तीसरा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, चौथा फॉसिल ईंधन है। तो ये स्थलीय वातावरण कार्बन के भंडारों में प्रति इकाई द्रव्यमान में ऊर्जा की मात्रा दिया है बढ़ते हुए क्रम में, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। कार्बन सबसे अधिक जहां उपस्थित है, तो वो कहां है, पेन यूज करेंगे तो ये रहा, तो इसका आंसर होना चाहिए ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है ना। और अगले 50 क्वेश्चन, देखिए आज क्लास थोड़ी सी छोटी हो गई है किन्हीं रीजनों की वजह से, इसलिए आपके फॉन्ट सही कराने के चक्कर में आज 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में ये चीजें होंगी, तब तक के लिए जय हिंद।